बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड जो हम टैक्स का न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब कि कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह जो एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को बिज़नेस प्लेस के ऊपर प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में कि उसका टैक्स में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एंटरटेनमेंट बेसिकली वो थोड़ा बहुत चाय बिस्किट या कॉफ़ी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो यहाँ उसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, या खाना प्रोवाइड कर देते हैं तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। हम देखते हैं जी इसको। जी एंटरटेनमेंट, अगर तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इदारे के अंदर कि जी कोई एम्प्लॉय अपने जब जाएगा ऑफिस में तो उसे वहाँ पे चाय कॉफ़ी बिस्किट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे एट बिजनेस प्लेस, तो उसे हम कहते हैं जी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी बिल्कुल एग्जाम्प्ट होती है, इसे मेन कॉलम में कोई अमाउंट इसकी लिखी नहीं जाएगी, सारी की सारी इनर कॉलम में लिखकर हमें मेन कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जाता। नंबर 2 पे है एंटरटेनमेंट expenditures reimbursed। अगर कभी ऐसा होता है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए एम्प्लॉय कहीं ऑफिस के बिल्डिंग से बिजनेस प्लेस से बाहर जाता है और वहाँ पे क्योंकि काम तो ऑफिशियली गया तो वहाँ पे खर्च कर लेता है कुछ, यानी कि चाय या कॉफ़ी पी लेता है या ऐसी कोई चीज़, तो बाद में इदारा क्या करता है, इदारा वो एम्प्लॉय अपनी पॉकेट से पे कर लेता है उस वक़्त, तो वो जो अखराजात है उसका बिल जो है इदारे को जमा करवाता है, इदारा वो बिल बाद में एम्प्लॉय को वापस कर देता है। अब चूँकि ये हुआ तो सारा ऑफिशियल पर्पस के लिए था, एम्प्लॉय अपने किसी प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं गया बल्कि ऑफिशियल पर्पस के लिए गया था, इसलिए ये अखराजात उसे वापस हुए, तो ये बिल्कुल फैसिलिटी की तरह ही है, तो ये भी बेटा एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मेन कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं लिखे, सारी टोटल अमाउंट एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से कोई अमाउंट ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि एक कैश फॉर्म में आपकी सैलरी में एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय की सैलरी में कैश फॉर्म में कुछ अमाउंट दे देता है
कि इसी के लिए चाय कॉफ़ी या बिस्किट इनके लिए कि जी आप एंटरटेनमेंट कर लें, जी ये आपके एंटरटेनमेंट के अखराजात के लिए है, आप कर लें, तो उस केस में आपका टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगी, उसे हम मेन कॉलम में लिखेंगे। तो कैश फ्लो में सैलरी का पार्ट बन गया ये। अब हम इसे क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। 4 जो पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं फ्री या सब्सिडाइज्ड लंच या फूड फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को खाना प्रोवाइड कर देता है, या दोपहर का खाना हो या कोई जो भी खाना प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होगा, उस पर अमाउंट, कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता। तो इसको ना वाज़ेह तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि आया कि जो एम्प्लॉई है वो किसी होटल में काम कर रहा है या होटल के अलावा किसी और बिजनेस में काम कर रहा है। अगर वो एक होटल में वर्किंग कर रहा है तो उसको जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्जैम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। हाँ, अगर किसी और कंपनी का एम्प्लॉई है, वो होटल नहीं बल्कि होटल के अलावा कोई बिजनेस है, उसके अंदर जॉब कर रहा है, जैसे HPL बैंक है उसके अंदर काम कर रहा है, एलाइड बैंक किसी बैंक में काम कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर चले जाता है तो उसमें काम कर रहा है, जो कि होटलिंग का काम नहीं करते, तो फिर वो अपने एम्प्लॉय को जो खाना प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो अमाउंट बनती है वो टैक्सेबल होगी। हम लिखेंगे इसमें जी, इन केस ऑफ होटल एम्प्लॉय टोटली एग्जाम्प्ट है। मेन कॉलम में कुछ नहीं लिखना। इन केस employee of a business other than a होटल, एक होटल के अलावा कोई बिजनेस है तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। अगर खाना मिल रहा है सब्सिडाइज, मतलब जितने की मार्केट में वैल्यू है उसके कम प्राइस पे मिल रहा है या फ्री मिल रहा है, तो होटल वाले एम्प्लॉई को जो खाना मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, इसलिए हम इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर एम्प्लॉई होटल के अलावा किसी और बिजनेस में है तो जितनी अमाउंट का खाना मिलेगा वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी सैलरी का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि वो खाना तो एम्प्लॉई ने खुद खाना होता है, तो उसे इदारे ने दे दिया, उसकी बचत हो रही है, तो जहाँ बचत हो जाए उसे हम टैक्सेबल कर देते हैं। ये था जी टोटल केस एंटरटेनमेंट के। अब हम इसके बाद थोड़ा स्टडी करेंगे कि अगर एम्प्लॉई जो है वो अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है, कर्ज ले लेता है, देन उसके अंदर भी अगर उसे बचत आती है तो क्या वो भी टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, उसके ट्रीटमेंट देखते हैं हम। लोन टू एम्प्लॉय। अब ये है कि 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है कि अगर मार्केट से सपोज कर्ज लें, मार्केट से किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लें, तो जनरली जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे हमें कर्ज मिल रहा होता है, तो जब अगर हम उससे एम्प्लॉयर से लें तो एम्प्लॉयर उससे सस्ता देता है हमें।
तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम सपोज करते हैं कि जी स्टैंडर्ड रेट जो मार्केट का चल रहा है, जो होता है स्टैंडर्ड रेट, इंटरेस्ट रेट, वो 10% है जी। इसे यहाँ पर हम नाम देंगे बेंचमार्क का। तो ये आपके टैक्स पर्पस के लिए जो स्टैंडर्ड रेट सेट किया गया है, ये सपोज नहीं है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट जो सेट किया गया है टैक्स पर्पस के लिए, लोन की ट्रीटमेंट के लिए, वो बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड रेट इज़ द 10%। और दूसरा, जितनी ये ट्रीटमेंट है ये उस वक़्त होगा जब कर्ज 10 लाख से ज़्यादा होगा, मतलब 1 मिलियन से मोर। अगर 10 लाख से कम है फिर इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होगा। अगर अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है देन ये ट्रीटमेंट होगा। 10 लाख से कम है तो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। 10 लाख से ज़्यादा कर्जा लेते हैं देन ये जो अब मैं ट्रीटमेंट आपको सिखाने जा रहा हूँ वो होगा उसका। पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। बेंचमार्क टू 10% है हमारा, और लोन जो है इज मोर देन ₹10 लाख, मतलब 1 मिलियन, इससे ज़्यादा है। तो पहला केस है इंटरेस्ट फ्री लोन obtained from एम्प्लॉयर से लिया है। तो सपोज ही उसका जो अमाउंट है वो 12 लाख है। अब ये देखिए इंटरेस्ट फ्री है, इसका मतलब कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा। हम मार्केट से अगर कर्जा लेंगे तो हमने स्टैंडर्ड रेट सेट किया 10%, तो हमें कम से कम 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हमारा एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ पर हम कर्जा तो हमें मिल गया एम्प्लॉयर से, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं पे कर रहे। इसका मतलब वो 10% हमारी बचत हो गई है। तो बचत को हम अपनी इनकम ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉय की, लिहाजा इसलिए टैक्सेबल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेंचमार्क वो है जी 10%, और लोन 10 लाख है तो हम 12 लाख है तो हम इसे 12 लाख का 10% ले लेंगे। तो टोटल बचत हो रही है ना हमारी, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा है। तो 12 लाख का 10% लेकर हम टैक्सेबल कर देंगे, वो 1,20,000 बनेगा। ठीक है जी, लोन 12 लाख अप्लाई किया, बेंचमार्क हमारा 10% जनरल स्टैंडर्ड रेट है, तो टोटल लोन का 10% लेकर हमने मेन कॉलम में लिख देना है, मतलब इतने आप टैक्स इस अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे। बी केस है कि हमने लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एट 8%। तो लोन की अमाउंट है जी 15 लाख। अब देखें कि स्टैंडर्ड रेट हमारा 10% है, लेकिन अब यहाँ एम्प्लॉयर को हम कितना पे कर रहे हैं 8%, तो हमारी बचत कितनी हो रही है 2%। तो 2% जितनी बचत हो रही है उतनी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी हमारी। हम लिखेंगे जी बेंचमार्क हुआ जी 10%, डिफरेंस देखेंगे स्टैंडर्ड यानी कि बेंचमार्क रेट माइनस एक्चुअल रेट 8%, वो आ गई जी 2%। तो हम क्या करेंगे, इस लोन का 2% जो बचत हो रही है वो टैक्सेबल होगा हमारा। तो 15 लाख का हमने 2% ले लेंगे, तब वो हमारे बेटा आ जाएगा 30,000। तो 30,000 का हम टैक्सेबल कर देंगे यहां तक। अब सपोज
तीसरा केस कहते हैं लोन obtained from employer at 10%। $11 लाख। तो आप देखेंगे बेंचमार्क कितना है हमारा, बेंचमार्क हमारा 10% है। डिफरेंस कितना आता है, 10% बेंचमार्क है और 10% ही हमारा एक्चुअल रेट है, तो डिफरेंस 0% है। कोई बचत नहीं हो रही, मेन कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, बचत ही नहीं हुई तो मेन कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना हमने। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सपोज, आगे लिख लेते हैं आपके लिए, ये मैं इससे नेक्स्ट 4th पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज डी के सर अब यहाँ अगर हम देखें कि जी रेट हमारा 6% है, जबकि बेंचमार्क कितना है 10% है। अब मैंने आपसे बोला कि ये दो शराइत जो कंडीशन ये पूरी होनी ज़रूरी है कि बेंचमार्क रेट हमारा 10% है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा वो 10% से कम होना चाहिए, देन ये ट्रीटमेंट है। दूसरा, आपकी अमाउंट जो कर्ज़े की अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो पहली कंडीशन तो पूरी होती है कि इंटरेस्ट रेट हमारा 10% से कम है, मगर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। दोनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। अब यह देखें, यहाँ हमारा लोन 4 लाख है, ये 10 लाख से कम है, तो इस केस में भी मेन कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा, किसी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। बेशक हमारी 4% बचत हो रही है, 10 में से 6 निकालें 4% बचत हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। जब दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो मेन कॉलम में उसकी अमाउंट, किसी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अगर कोई स्पेशल अलाउंसेस आते हैं, मज़ीद कोई और अलाउंसेस आपको दे देते हैं जी, सपोज PhD अलाउंस है, और टैक्सेबल होंगे। अगर आपका सिंपल स्पेशल अलाउंस के नाम से कोई चीज़ आ जाती है वो एग्जाम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो एग्जाम्प्ट है। डेली अलाउंस दे दिया जाता है, अपने एम्प्लॉय को डेली वर्किंग के लिए अलाउंस दे दिया जाए, एग्जाम्प्ट है। आज तक के लिए इतना ही है। यदि ये टॉपिक्स थोड़े से जो मैंने आपसे शेयर करना चाह रहा था, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक इन आइटम्स की ट्रीटमेंट सिखाई है, लेकिन अब कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम वो सीखेंगे, और कुछ आपको अपने नेक्स्ट घर के लिए भी मिलेगा जी, जो आप उससे काम कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।